जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तारिक हाजिर खिदमत हूँ। आज बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और वो दिलचस्प टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। ये इसके ऊपर इतनी कन्फ्यूजन उसमें है वीलॉग्स में लोगों की ना, कि जिससे मुझसे बहुत सारे मेरे मरीज़ जो हैं वो पूछते हैं, सर ये तो क्या है क्या नहीं है, ये इसका ट्रीटमेंट जो है वो जायज़ है, सही है, नहीं है। और 10 किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो रखे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं, इसको कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो आज मैं आसान सलीस उर्दू ज़बान में आपको समझाऊंगा। ख़ास तौर से ये प्रोग्राम जो है ये आम लोगों के लिए है, डॉक्टरों के लिए नहीं है। डॉक्टर हज़रात भी देख सकते हैं कि ये एक्चुअली कहानी है क्या। अगर इसको समझ लिया गया तो बहुत आसान हो जाएगी हर चीज़। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड नहीं है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड नहीं है। लिपिड और कोलेस्ट्रॉल दो अलग अलग चीज़ें हैं। लिपिड जो है वो फैट है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक वैक्सी सब्सटेंस है। लिपिड जो है वो हर जगह पर कारआमद होता है और बॉडी में उसकी हर जगह पे ज़रूरत होती है, चाहे वो अच्छे काम कर रहा हो चाहे वो बुरे काम कर रहा हो। कोलेस्ट्रॉल जो है वो इनएक्टिव है, कुछ भी नहीं कर रहा होता जब तक कि वो एक ख़ास फॉर्म में ना आए, जिसको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लाइपोप्रोटीन बनाता है लिवर, यानी एक तरफ से रॉ मटेरियल आया, ये वैक्सी सब्सटेंस जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, और हम कहते हैं ये फैट है ही नहीं। ये आके सेल्स के अंदर लिवर में प्रोसेस हुआ, और जब वो प्रोसेस हुआ तो उसने लाइपोप्रोटीन बनाया। ये बॉडी के लिए एक ज़रूरी और अहम फॉर्म हो गया। उस कोलेस्ट्रॉल का जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो गया। यानी अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहना चाह रहा हूँ, प्योर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर ख्वाह कितना भी हो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वो तो एक इनएक्टिव सब्सटेंस है। वो लिपिड की और फैट की क्लासिफिकेशन में आता भी नहीं, वो एक वैक्सी सब्सटेंस है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। वो जब मिक्सअप होता है और प्रोसेस में आता है तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर देता है। वो मिक्स किससे होता है? लिवर में आने के बाद वो या तो प्रोटीन से मिक्स होगा या ट्राइग्लाइसराइड के साथ मिक्स होगा, और फिर वो एक फॉर्म हो जाती है लाइपोप्रोटीन। और ये जो लाइपोप्रोटीन है ये एक्टिव फॉर्म हो गई। इनएक्टिव फॉर्म आपके बदन में आई, लिवर ने उसको एक्टिव किया, और एक्टिव करने के बाद उसने अपने काम दिखाने शुरू कर दिए, जिसमें बेशुमार अच्छे काम भी हैं और कुछ उसके गलत काम भी हैं। तो अगर ये बात आपने समझ ली ना तो ये कहानी ख़त्म हो जाएगी कि ये बहुत बड़ा ड्रामा है। अमेरिकन्स और ब्रिटिश और वो माफिया है, और माफिया अपनी दवाएं जो हैं वो निकाल रखी हैं, और ये किया हुआ है और वो किया हुआ। दरअसल बात ये है, ये तो वो नहीं समझा पा रहे हैं आपको, ये हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं जो ख़ास तौर से वीलॉग पे आते हैं वो नहीं समझा पा रहे, या फिर ये है कि आप नहीं समझ पा रहे। तो आज मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पर बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं है, एक वैक्सी सब्सटेंस है, बेकार सब्सटेंस है, कारआमद नहीं है ब्लड में आने के बाद, ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। वो कारआमद जब होता है जब वो एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए लिवर में प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाए या ट्राइग्लाइसराइड के साथ बाइंड कर जाए, तो उसको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं।
और ये वो फॉर्म है लाइपोप्रोटीन की कि जो फ़ायदेमंद भी बेपना है और इसमें नुकसानात भी बेपना है। अगर ये चीज़ समझ ली तो इसका मतलब कि हमने अब एड्रेस करना है लाइपोप्रोटीन को, ना कि कोलेस्ट्रॉल को। ये अगर आपने समझ लेना है बस। अब हम चलते हैं कि अब हमने ये तो कॉन्सेप्ट थॉरोली कर लिया ना कि लाइपोप्रोटीन ही है जो कि बॉडी के अंदर एक्टिव फॉर्म है, ना कि कोलेस्ट्रॉल। तो अब हमने जो है इन तमाम चीज़ों को एहतियात से सम अप करना है कि लाइपोप्रोटीन कौन कौन से हैं। HDL, LDL, VLDL। अब देख लीजिए, आपने अगर ब्लड की रिपोर्ट जाके चेक करें ना तो यही 3 चीज़ें होती हैं और एक और चीज़ होती है ट्राइग्लाइसराइड। बाकी जो वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिखा होता ना, वो आपको वो लिख के देते हैं, उसके अंदर वो ये भी बताते हैं कि जी कितना है, ये उसको छोड़ दें हम, क्योंकि उसमें हम भी बदनाम हो रहे हैं, हमारा पेशा भी बदनाम हो रहा है और लेबॉर्ट्री वालों को शौक़ है लिखने का। यूँ समझ लीजिए, आपने तो इस 4 चीज़ों को देखना है। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यानी लाइपोप्रोटीन ये भी, लाइपोप्रोटीन ये भी, लाइपोप्रोटीन ये भी, और ये फैट जो है ये ट्राइग्लाइसराइड है, इसका नाम ही ट्राइग्लाइसराइड है। इनमें से जो अच्छा लाइपोप्रोटीन है वो है ये गुड। अब इसको कोलेस्ट्रॉल दरअसल आम लैंग्वेज में कहने लग गए हैं। उस आम लैंग्वेज को टेक्निकल लैंग्वेज से हटा दीजिए ना, ताकि हम बदनामी से बच जाएं, हम बुराई से बच जाएं। तो ये बहुत आ रहा है जी, फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप उसको जो है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना, गलत है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़रूर है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल एक्टिव फॉर्म में जब आया, जब वो प्रोटीन या इस ट्राइग्लाइसराइड के साथ मिला तो वो लाइपोप्रोटीन बना, LLL, आखिरी का जो L है तीनों के अंदर मौजूद है। इसमें से जो HDL है ना, वो कहलाता है गुड प्रोटीन, सॉरी गुड कोलेस्ट्रॉल। अब वो कोलेस्ट्रॉल मैं यहाँ पर नॉर्मल टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि हमारे यहाँ लैंग्वेज में लोग समझते ही ये लफ्ज़ हैं, तो इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कह दिया। और ये LDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल, और ये ट्राइग्लाइसराइड ये भी बैड। अब समझने वाली बात है कि बैड से मुराद ये कि इन तीनों को निकाल दें हम बॉडी से, बिल्कुल ही नहीं। इन तीनों के अच्छे काम भी हैं, अगर बुरे काम भी हैं तो। और हमको ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन, उसकी फंक्शनिंग, उसके लिए वो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, बॉडी के अंदर हर हार्मोन और हर एंजाइम जो जहाँ जहाँ पर बनते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं और दूसरे लोकलाइज ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियास है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए,
जो वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बना रहा है आपका सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये इनके बगैर, इसके बगैर तो बनती नहीं, लेकिन इनके बगैर भी नहीं बन सकती, क्योंकि इनमें से तो ये एक रॉ मटेरियल है ही। ये बदनाम ज़माना है दो, LDL और VD, और ये जो है ये तारीफ़ के लायक है। लेकिन ये कह देना कि बस इनको निकाल बाहर करो, ये गंद है, नहीं नहीं नहीं। असल में ये भी कारआमद है मुख्तलिफ़ जगहों पर आपके हार्मोन्स और एंजाइम को, उसके बगैर तो आपकी लाइफ ही नहीं है ना। अगर ब्रेन ना हो तो आपकी सोचने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई, या अगर उसको हार्मोन्स ना मिल रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी ना जनरेट कर रहा हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मतलब कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया था, लेकिन ये समझा जा सकता है कि इनकी जो ख़राब सूरत हाल है वो कब पैदा होती हैं, किन हालात में पैदा होती हैं, और ये कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। ये एक बुनियादी चीज़ है। अब ज़रा इसको हम पहले साफ़ कर देते। HDL तो हमने समझ लिया कि अच्छी चीज़ है ना, इसको साफ़ कर देते। ट्राइग्लिसराइड पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो एक चीज़ को लेकर चलें। अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये दो हैं, बल्कि हम इसको भी कंफ्यूज ना करें, हम सिर्फ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पर ही बात करें। अब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसको यूँ ले लेते हैं, एक और चीज़ ना जो हमने लिखी थी वाइप कर दी, ट्राइग्लिसराइड। ये दो चीज़ें हैं कि जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर, अच्छे काम कर रही हैं, ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कर रही हैं कुछ चीज़ों के अंदर, हमारी बीमारियों के अंदर। तो वो हमने दरअसल देखनी है क्या है, और इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, हम किस तरह से इनको लेकर चलें। तो हम पहले बात कर लेते हैं LDL की, और उसके बाद हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड की। LDL जो है ना, वो एक प्रोसेस है, ज़ाहिर है लिवर बना रहा है, तो लिहाजा कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जिसको हम फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया कहते हैं। यानी ख़ानदान के अंदर कुछ जीन्स पाए जाते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लिवर के अंदर बना रहे होते हैं। हमें, और एक तो ये वजह हो गई बढ़ने की, तो ये, और कि एक तो फैमिलियल टेंडेंसी हो गई, और दूसरा हमारा लाइफ स्टाइल हो गया। यानी ये बढ़ रहा है, जो ख़तरनाक है वो या तो फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया है, यानी उसके जीन्स हैं ऐसे जो कि मौजूद हैं बॉडी के अंदर, पैदाइशी हैं, और वो पैदाइश से ही उसके अंदर ये चीज़ बढ़ी हुई है। और दूसरा हमारा लाइफ स्टाइल है। इन दो का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि फैमिलियल टेंडेंसी जो है वो यूरोप अमेरिका के अंदर तो कोई 250 लोगों में एक को होगी, लेकिन कालों में या ब्राउन में एक 60 लोगों में एक को होगी, या 75 में से एक को होगी, जो खासा बड़ा फिगर है।
पाकिस्तान इंडिया के अंदर रिसर्च तो हुई है इसके ऊपर, लेकिन वो रिसर्च जो है वो इतनी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो रिसर्च यही शो कर रही हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे यहाँ फैमिलियल टेंडेंसी कितनी हाई है। तो पहले तो अपनी फैमिली ही के उसको देख लें ना, बैकग्राउंड को देख लें, या ये कि अपने टेस्ट करा के मालूम करेंगे ये मेरी फैमिली टेंडेंसी है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इस पे आप ज़ीरो कर दो अपने आप को फैट से, कोलेस्ट्रॉल से। और मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं, एज है 14 साल 18 साल, और इज़ अ वेरी थिन पर्सन, वेरी थिन, है टोटली फैट फ्री, और उसका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL जो है वो इतना रेज्ड है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, 300 400 500। तो ये लोग जो हैं ये बचपने से ही पकड़ लिए जाते हैं, और पकड़ना चाहिए इनको। मतलब ये कि 8-9 साल 10 साल की एज में तो कम से कम ये टेस्ट उन ख़ानदानों में ख़ास तौर से, चाहे तो सब कर सकते हैं, ये चेक कर लें। और ज़रूरी है सारे टेस्ट की तरफ जाएं। जब आप फैमिलियल टेंडेंसी को देख रहे हैं तो आपके लिए LDL काफ़ी है। क्यों इतना खर्चा करते हैं कि जी वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो रहा है, डॉक्टर लिख के दे दिया लिपिड प्रोफाइल, नहीं भाई, पैसे बचाओ। आप सिर्फ और सिर्फ LDL बच्चे का चेक करा लें, पता चल जाएगा कि ये फैमिली टेंडेंसी तो नहीं है, कोई जेनेटिक में आगे जाके मामलात होंगे तो एकदम से आएंगे ऊपर। तो ये एक, इसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी ड्रग्स आ गई हुई हैं और ट्रीटमेंट जो है वो हो रहा है। दूसरा जो है वो हमारा एक लाइफ स्टाइल है, और वो हमें गड़बड़ कर रहा है। हम अगर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें, हम अगर ओबेसिटी का शिकार हैं, ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, बेपनाह जंक फूड खाते हैं, फैट्स लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ले लेते हैं फैट फॉर्म में, सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट क्या है, ये कि साहब अगर अनसैचुरेटेड फैट है तो उनकी मिसालें यूँ दी जाती हैं, जैसे ओलिव ऑयल है, कनोला ऑयल है, आपके कोकोनट ऑयल है, ये अच्छे ऑयल है। और इसके अलावा और भी 1-2 ऑयल है। तो ये अनसैचुरेटेड फैट जो है ये बहुत ही अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, और सैचुरेटेड फैट जो है वो चर्बी चिकनाई जो दूसरी इसके अलावा है। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल आप छोड़ दें, बेकरी के आइटम्स या वाइट जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ दें। अपनी ज़िंदगी के अंदर वॉकिंग रखें, एक्सरसाइज रखें, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर हमने कर रखी हैं तो हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें तो LDL नीचे आ जाता है बेशुमार लोगों को। और अगर लाइफ स्टाइल को चेंज ही नहीं करना है तो समझ लीजिए कि आप फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स तो हैं, लेकिन आपकी जो वो ड्रग्स हैं भी तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और जो लॉन्ग टर्म उसके मोर्टेलिटी रेट देखा गया है या मॉर्बिडिटी रेट देखा गया है कि क्या किस हद तक जो है वो बचा लेते हैं मौत से, और किस हद तक वो ज़िंदगी से बचा लेते हैं, मौत से बचा लेते हैं। तो देखने में आया कि फ़र्क तो आया है, लेकिन ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं आया। तो अपने लाइफ स्टाइल की तरफ अगर आप इससे निकल गए फैमिलियल से, आप खुश नसीब आदमी हो, क्योंकि आप सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। लेकिन अगर आप फैमिलियल के अंदर हो तो फिर तो मेडिसिन हैं, और बड़ी अच्छी मेडिसिन। मैं आपको मेडिसिन पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए कि उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक चीज़ है कि जो आपने समझनी है कि मैंने LDL को पकड़ा है जो सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा करता है। अब देखना ये कि आया उसके लेवल जो हैं वो क्या हैं, और कौन से लेवल जो हैं उसके ख़तरनाक हैं और नहीं हैं।
मुख्तलिफ एदाद व शुमार हैं, क्योंकि बात यह कि यहाँ इंडिया पाकिस्तान में तो इतनी रिसर्च होती नहीं है। थोड़ी बहुत इंडिया में ज़्यादा अच्छी बेहतर रिसर्च हो जाती है, पाकिस्तान में तो बस। तो लेकिन ये क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये जो फिगर्स आते हैं फिर ज़्यादातर हमारे पास आते हैं अमेरिका से, यूके से, यूरोप से, तो हमें अपने लोगों का सही इल्म नहीं रहता कि एलडीएल जो है वो किस फिगर के अंदर जो है वो वाकई बेहतर है। आइडियली चाहे आप हार्ट के पेशेंट हो या हार्ट के पेशेंट नहीं हो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप 100 से नीचे नीचे रहो। इसके लिखे हुए होते हैं और मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ जो है मुख्तलिफ़ दावे कर रही होती हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि बेहतर ये है कि एक्सेलेंट जिसे कहते हैं ना, जिसके नाम हमेशा बेहतरी की तरफ रहोगे, वो 100 और 100 से नीचे, नो मैटर वेदर यू हैव गॉट इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और नॉट। क्योंकि बात यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं 70 हो 80 हो हार्ट वाले मरीज़ों को, या जिनको कैरोटिड डिजीज़ है या इनको पेरिफेरल डिजीज़ है। तो बात ये, एक दफ़ा डिजीज़ प्रोसेस शुरू हो गया तो नॉर्मल होने के बाद वो बंद नहीं हो जाता, उसमें सिर्फ स्लोनेस आती है, ठीक है। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि ये जितनी भी लाइपोप्रोटीन्स हैं इनके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये आपकी मेमोरी को कंट्रोल किए हुए हैं, ये आपके सर्कुलेशन को कंट्रोल किए हुए हैं, ये आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि इनसे हार्मोन्स बन रहे हैं, इनसे बहुत ही अहम चीज़ें बन रही हैं। तो हम एक ख़ास लेवल पे ले जा तो सकते हैं कि 70-80 पे भी हम कह सकते हैं कि ठीक है अच्छा है, लेकिन 100 इज़ सेफ इन बोथ केसेस। एनीथिंग अबव 100 इज़ नॉट गुड, नॉट एक्सेलेंट। वैसे तो आप 150 तक भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मॉडरेट है, कोई इतना ख़तरे वाली बात नहीं होगी। लेकिन बेहतर यही है कि आप एक 100 का फिगर चुन लें आसानी के लिए अपनी ना, कि मैंने 100, 90, 100, 110 इसी के अंदर घूमना है। और वो आप अपना आराम से, अगर फेमिलियल नहीं है, क्योंकि फेमिलियल के जो मेडिसिन है उन मेडिसिन पे आना जो है कुछ गैर मुनासिब है एक नॉर्मल आदमी को चीज़ें समझाने में। हम लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं कि अभी इस फिगर को अचीव करने के लिए किया क्या जाए। लाइफ स्टाइल तो एक आपका फिज़िकल लाइफ स्टाइल है। अब उसके अंदर फिज़िक्स आ जाती है कि आप ओवरवेट हैं, वेट भाई कम करें, मीठा छोड़ दें, चर्बी चिकनाई छोड़ दें, ठीक है, थोड़ा सा कीटोजेनिक डाइट की तरफ चले जाइए। सब्जियों में भी मौजूद है प्रोटीन बहुत हाई, और गोश्त में भी मौजूद है, फैट फ्री आप ले सकते हैं, मछली है, मुर्गी है, छोटे बकरे का गोश्त है, ख्याल से ले सकते हैं। लेकिन सब्ज़ी है वो सबसे अच्छी है, वहाँ फैट है ही नहीं। लेकिन अच्छी ज़िंदगी भी गुजारनी है तो जाहिर सी बात है मैं आपको मना नहीं करूँगा। तो अब आ जाइए कि आपने वेट को कंट्रोल करना है नंबर 1, और दूसरा आपने एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करना सबसे बेस्ट वॉकिंग है। जब हम एक्सरसाइज कहते हैं ना, तो हम डंबल्स उठाने को या वेट उठाने को नहीं कहते हम, क्योंकि वो कोई बॉडी के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। खूबसूरत बनाती हैं बॉडी को, लेकिन बॉडी के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं ये। बॉडी के लिए जो एक्सरसाइज है वो एथलेटिक एक्सरसाइजेज है, यानी आप दौड़ें, जॉग करें, वॉक करें, मिनिमम तो वॉक तो करें, ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा बहुत जो है आप इंटरमिटेंट लो रिदम जॉगिंग कर ली, उसके बाद वॉक कर ली, एज टू एज, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मैट एक्सरसाइजेज हैं कि जो आपको करनी चाहिए, और वो आपको आराम से आपके यूट्यूब से निकल आती हैं, जिसके अंदर आपकी सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं।
वो स्ट्रेच एक्सरसाइजेस बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और फिर एक बात कभी ना भूलिएगा कि नमाज खुद एक बेहतरीन स्ट्रेच एक्सरसाइज है। अल्लाह ने कोई भी चीज़ अपनी अगर इबादत के लिए रखी भी है ना, तो उसमें पूरा ख्याल रखा है कि मेरे बंदे से जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उसको अगर कोई अमल के लिए कहूँ ना, तो वो ये उसके बदले में उसे कुछ दूँ भी, उसके अलावा के जो अमल है। तो उसने हर चीज़ के अंदर, जैसे फास्टिंग है, जैसे आपके नमाज है, ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। आपको फिर मैट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आप 5 दफ़ा नमाज पढ़ रहे हैं ना, आप भूल जाइए, आप छोड़ दें मैट एक्सरसाइज। तो ये एक चीज़ है जो कि आप समझ लीजिए। और दूसरा, हाँ, वॉक एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वॉक अपनी अपनी एज के हिसाब से रखें, अपने डॉक्टर से मालूमात ले लें अगर ज़्यादा एज के हैं, ठीक है। जो यंगर एज ग्रुप है वो तो जॉग करे, रनिंग करे। जो मिडिल एज हैं या जो ओल्ड एज हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा ख्याल करके करें। लेकिन इस एज के लिए वॉक तो सबके लिए ज़रूरी है। और ये नहीं है कि जज्बात में आगे पहले दिन ही जो है आपने 6 से 8 किलोमीटर चल लेना है, नहीं। अब ग्रेजुअली एक शुरू में 10 मिनट करें, उसके बाद 15 मिनट, उसको बढ़ाते जाइए। और फिर आप देखेंगे आप 1 घंटा 45 मिनट आराम से वॉक कर लेते हैं, तो वो काफ़ी आपके लिए। तो ये चीज़ों को ज़रा सा आप ख्याल कर लें। अपने वेट को कम करना, अपनी डाइट को देखना, स्मोकिंग नहीं करना, क्योंकि स्मोक जो है ना वो मौका देती है इस चीज़ के लिए। और ये मैं आपको बताऊं, सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग ही नहीं, बल्कि वो जो आजकल ऐसी इक्विपमेंट्स निकल आएंगे जो सिर्फ स्मोक ही होते हैं, वो हैबिचुअल्स के लिए, वो भी देखने में आया है रिसर्च में कि साहब क्योंकि उसमें स्मोक मौजूद होती है, लिहाजा वो एंडोथेलियल लाइनिंग को इंजरी करती है। और नतीजतन क्या होता है कि ऐसे भी ये भी पेशेंट जो है हार्ट के मरीज़ बन जाते हैं। तो बेहतर ये है कि मैं आपको बताऊं, निकोटिनिक एसिड जो है या निकोटीन जो है वो इतना बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रही होती जितना कि उसके अंदर मौजूद गैसेस पहुंचा रही होती हैं। एक बात को बस याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा क्यों ये बात मैंने कही। बहुत सारे लोग जो हैं वही कहते हैं जी निकोटीन बड़ी ख़तरनाक है। नहीं, मैं बताऊंगा आगे जाके यही दवा बन जाती है ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए। दरअसल जो स्मोक्स है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्यूम्स हैं जो आपके सिगरेट से निकल रहे हैं, वो हैं आपके लिए नुकसानदेह। वो जब बॉडी में जाते हैं तो आपको लंग कैंसर तो एक तरफ होता है, जब आर्टरीज़ में जाते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद तो आपके अंदर की लाइनिंग जो होती हैं वो ख़राब करते हैं। उसके बाद ये आपके प्लेग, एथिरोमा और हार्ड हो जाती हैं आपकी आर्टरीज़, और फिर ये आपके मामला शुरू हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कार्डियक प्रॉब्लम्स एंड दिस एंड दैट। तो वो अब ना करें बिल्कुल भी। अब आ जाए कि कुछ चीज़ें हमारी हैं, यानी हमारी दवाएं जो हैं वो कर रही होती हैं, और हम कुछ मेडिसिन जो हैं वो सोच समझ के नहीं दे रहे होते। तो वो एक ज़रा सा समझने वाली बात है कि वो कौन कौन सी दवाएं जो हैं वो हो सकती हैं कि जो ये चीज़ें जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकती हैं और बुरी तरह से जो है आपके मामला तो करती हैं। उसमें डाययूरेटिक्स भी हैं, जो पेशाब आवर दवाएं होती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाती हैं। इसी तरह से और भी कुछ दवाएं हैं कि जो कि ये मामलात को करती हैं। तो जो डॉक्टर हजरात हैं वो देख के मेडिसिन जो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक, वो जो है वो कोलेस्ट्रॉल को गड़बड़ करते हैं और मामलात को ख़राब करते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देख करके, हाँ ये चीज़ें आपने दवाएं जो है आपके डॉक्टर्स देखें, ये आपका काम नहीं है। आपके डॉक्टर्स को चाहिए कि बताना चाहिए किस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, और वो दवाएं जो है वो ना दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप समझ लीजिए कि आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप 100 को टच कर लेंगे। और इधर वाले जो फैमिली वाले हैं जिनके अंदर ये जीन्स पाई जाती है, वो अपना कुछ भी कर लें, खाने को कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज कर लें, इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
तो फिर उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ स्टाइल के बाद भी मामला आते हैं, ये जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट या स्ट्रोक के पेशेंट या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के या एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट बन गए हुए हैं, उनके लिए जो है फिर हमें दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, वह हालत मजबूरी। या वो जो फैमिली वाले हैं जिनको फैमिली टेंडेंसी है, उसके लिए तो स्टैटिन जो है वो बहुत ही मशहूर है एलडीएल के लिए, और वो वाकई अपना एक असर रखती है और उसका कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। यानी मतलब ये है कि आपके ब्लड को वो आराम से 100 से नीचे ले जाती है, ये आपके जो लेवल है ये 100 तो ले ही आती है एलडीएल मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पेशेंट। और यही फैमिली वाले जो जेनेटिक्स केसेस हैं उनको भी दी जाती है। और भी कुछ प्रॉमिसिंग मेडिसिन्स हैं जो कि उन एंजाइम्स को जो लिवर पे हैं उनके लिए वो उनकी इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, और वो मार्केट में आ गई हुई हैं। वो आपका डॉक्टर्स जो है वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन वो फैमिली टेंडेंसी वाले जो लोग हैं ना, जिनकी जीन्स में डिफेक्ट है, उनके लिए वो ज़्यादा मौजू हैं और वो वहाँ यूज़ भी हो रही हैं और मार्केट में भी अवेलेबल है। मैं नाम नहीं बताना चाहता इसलिए कि उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। वो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, कोई भी होशियार डॉक्टर आपको बता देगा। ये मैं किसी इनहिबिटर की बात कर रहा हूँ स्टैटिन के अलावा। अब हर दवा का हमारे देखिए साइड इफ़ेक्ट होता है और हम सच्चाई से लिखते हैं पर्चे के ऊपर कि भाई ये साइड इफ़ेक्ट है, ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसी तरह से स्टैटिन जो है वो अगर अपने अच्छे इफ़ेक्ट रखती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ख़ास तौर से जैसे लॉस ऑफ मेमोरी है। वही इसलिए कि जब आप कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा नीचे कर देंगे ना, तो आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे, आपका सेक्स भी मुतासिर होगा, आपकी मेमोरी भी मुतासिर होगी। तो ये जहन में रखना चाहिए कि जो चीज़ आप नीचे करने के लिए जा रहे हैं वो आपके लिए उतनी ही सूदमंद भी है। तो किस लेवल में रहना है आपने कि आपके काम भी होते रहें साथ में, और साथ साथ ये है कि वो अपने जो बुरे इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादा होने की वजह से वो भी ना करें। इसी वजह से जो स्टैटिन की स्टडीज़ हैं वो उन्होंने शो किया है कि उसका कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि वो जो डिज़ीज़ प्रोसेस है ना, उसको कुछ ज़्यादा मुतासर कुन हद तक जो है कम नहीं कर सकी। और क्योंकि वो दवा हमारी प्रिस्क्रिप्शन की एक दवा बन गई है और देनी पड़ती है तो हम दे रहे हैं, क्योंकि बहरहाल उसके इफ़ेक्ट्स हैं अच्छे कि वो कंट्रोल करती है। तो वो एक बिल्कुल अलग सी बात है कि उसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, जो कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं कि जो पेशेंट्स को दी गई और जिन पेशेंट्स को नहीं दी गई और उनको फॉलो किया गया, तो वो एक अलग कहानी है। उसमें जाके जो है मैं इस दवा को जो है मुकम्मल तौर पे बदनाम नहीं करना चाहता। लिहाजा स्टैटिन की बहुत सारी किस्में हैं, मार्केट में जाएं तो एट्रोस्टैटिन, सोमियोस्टैटिन, सैकड़ों नाम से जो है ये स्टैटिन के नाम से जो आपको मिल जाएंगी। वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कौन से स्टैटिन जो है वो किस डोज के अंदर आपने लेनी है। अब बेहतर है सिर्फ ये कि मैं साइड इफ़ेक्ट की तरफ से यूँ बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो आपका डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, वो आप अपने डॉक्टर को शिकायत कर रहे होंगे कि डॉक्टर साहब इस दवाई को खा के कुछ मेमोरी कमज़ोर होना शुरू हो गई है, या मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, या ये कि मैं ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लगा हूँ, या ये कि मेरे जिस्म में दर्द होने लगा है, माइल्जिया जिसे कहते हैं। आपको पता है मसल्स पेन जो है 15% है स्टैटिन खाने वालों में, मसल्स पेन, माइल्जिया। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को मसल इंजरीज हो जाती हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती हैं, यानी फाइब्रोसिस हो जाएगा मसल्स का। तो लिहाजा जिसको भी मसल्स पेन हो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि जी मुझको मस्कुलर पेन होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दवा से हो रहा हूँ, ताकि वो CPK करा कर देख सके कि आपका क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज बढ़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मसल जब ब्रेक डाउन होते हैं ना तो ये बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो पता लगा लेते हैं इस तरह से कि ये
क्या चीज़ है, आया इसकी वजह से हो रही है तो उसके डोज को कम करें या बंद कर दें उसको। तो जहाँ ज़रूरत है दवा की वहाँ लेनी पड़ती है। तो ये LDL के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद रखिएगा, LDL डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है आपकी वेसल्स के अंदर फैट जमाने के अंदर। यानी ये जो रुकावट बनती है ना, वो इस LDL से बनती है और किसी से नहीं बनती है, ये मैं आपको बता दूं। ट्राइग्लाइसराइड जो है ना, वो आपकी जो वेसल्स होती हैं उनकी थिकनिंग हो जाती है, यानी मोटी हो जाती हैं, फ्लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है उनकी। ये जो हैं ये इनकी इलास्टिसिटी ब्रेक हो जाती है, लिहाजा ये हार्ड हो जाती हैं। और ये वेसल्स का सॉफ्ट होना यूँ ज़रूरी है कि जब आपका ब्लड इसमें चलता है ना तो ये एक्सपेंड हो, ताकि ये आराम से आगे जाए। क्योंकि अगर ये हार्ड होंगी तो रेजिस्टेंस आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक दो ही चीज़ों से, स्ट्रोक वॉल्यूम और पेरिफेरल रेजिस्टेंस से। हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम तो वही था, फिर ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ गया? रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस कैसे आया? थिकनिंग की वजह से। तमाम आपकी पेरिफेरल आर्टरीज थिक हो गई। और ये कमाल जो है ये ट्राइग्लाइसराइड करता है, ये LDL नहीं करता, ये ट्राइग्लाइसराइड करता है, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ यही कर रहा होता है। बहुत फ़ायदेमंद भी है, ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान ही नुकसान है इसके, नहीं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि लाइपोप्रोटीन बनाने के अंदर ये कंबाइन होता है कोलेस्ट्रॉल के साथ, जो फैट नहीं है, वैक्सी सब्सटेंस है। तो ये आपको कितना रखना है इसका फिगर भी 100 ही रखें आपकी आसानी के लिए। क्योंकि वो इस रेंज में मरीज होता है वो परेशान ही रहता है, वो कहता है क्या मुश्किल में डाला। तो वो आपको मिल जाएंगी मुख्तलिफ लैब्स की मुख्तलिफ फिगर्स, और रिस्क ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढिमकाना हो गया। अगर आपने अपना वेट सही रखा, आप स्मोकर नहीं हैं, आप अल्कोहलिक नहीं हैं, आप डायबिटिक नहीं हैं, आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, तो भी आपने ये फिगर जो है ना ये 100 पे रख के चलें, स्क्रीन आउट करते रहा करें। आप वेट भी नहीं रखते तब भी आप स्क्रीन आउट करते रहा करें। सिर्फ LDL चेक कराएं, यानी लिपिड प्रोफाइल पूरा करा रहे हैं, वो कोलेस्ट्रॉल भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। बेकार में अपने आप को उलझनों में नहीं फंसाना। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए कि LDL जो है ये एथीरोमा बनाता है, यानी आर्टरी के अंदर गुठली बनाएगा, ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और ट्राइग्लाइसराइड जो है थिकनिंग करता है, ये एथीरोमा नहीं बनाता है। तो दोनों ही नुकसान देना, ये अलग बात है कि इनके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो अगर ये आपने समझ ली चीज़ें, मैं आपको ज़रा सा आसान करके समझा रहा हूँ, ताकि ये कि आप ये ना कहें यार ये बहुत ही बोरिंग है और चीज़ें जो हैं ये तो क्या डॉक्टर बना रहा है। डॉक्टर नहीं बना रहा, मैं किसी को डॉक्टर नहीं बना रहा, ना ही मैं डॉक्टरों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, डॉक्टर्स मेरे लेक्चर्स को देखें, अगर उनको कोई एतराज़ है या कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर हज़रात भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट्स आएंगे मेरे पास तो मेरे लिए यूँ अच्छा है कि मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है कि जो कि ज़रा सा आप समझ लीजिए कि आपके जितने भी लाइपोप्रोटीन्स हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं कोलेस्ट्रॉल के और प्रोटीन के, या कोलेस्ट्रॉल के और ट्राइग्लाइसराइड के। और एज सच कोलेस्ट्रॉल आपके लिए ना गुड है ना बैड है, जितना भी हो, अनलेस अनटिल वो एक फॉर्म में आ जाए। जब वो एक फॉर्म में आ गया लिवर से गुजर के, फिर वो आपके लिए हो गया ख़तरनाक। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा LDL के बारे में समझाया, क्योंकि वही उसी को फोकस रखें ना। और अब आ जाते हैं ट्राइग्लाइसराइड। अब हम आ जाते हैं ट्राइग्लाइसराइड की तरफ, क्योंकि LDL मैंने आपको समझा दिया।
और ट्राइग्लिसराइड हमने फोकस करना है। और मैंने आपको बता दिया कि ये इसका एक नेगेटिव रोल एक ही है, थिकनिंग ऑफ द वेसल्स वेर एवर इट इज़, चाहे वो कैरोटिड हो, चाहे वो हार्ट की आर्टरीज हो, चाहे वो पेरिफ्री की हो। ठीक है, तो ये जब थिकनिंग करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी वेसल्स की। जब इलास्टिसिटी ख़त्म होगी तो फ्लो के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस डेवलप होगा। जब फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, जो अच्छी बात नहीं है, चाहे वो किसी ऑर्गन को मिल रहा हो, चाहे वो बॉडी को मिल रहा हो, चाहे वो बाजू पे नोट हो रहा हो। तो इस ट्राइग्लिसराइड के साथ क्या किया जाए? इसकी दवाई तो नहीं है ये स्टैटिन, बहुत सारे डॉक्टर्स लिख के दे रहे होते हैं, वो टीजीवी कंट्रोल करेगा, लेकिन एज सच ये तो एक जिस एंजाइम को पे हिट कर रही होती है, जिस लिवर के जिस एंजाइम पे हिट कर रही होती है, वहाँ पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप जैसा खा रहे हो वैसा बना रहा हो, ना ये प्रोसेस हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ये बना रहा है लाइपोप्रोटीन, लेकिन ये तो डायरेक्ट आपकी ग़िज़ा से आ रहा है ना। तो फिर वही बात आ जाती है, सबसे पहली चीज़ लाइफ स्टाइल। अब मैं क्या बार बार रिपीट करूँ? लाइफ स्टाइल बता दो दिया आपको, क्या क्या करना है आपने, किस तरह करना है। ठीक है, बड़ा मैनेजेबल है, हिम्मत पकड़ने वाली बात है। ठीक, दूसरा इसके अंदर मेडिसिन में जो ज़रा डिफरेंट है, और इस लिहाज से इसको यहाँ समझने की ज़रूरत है, और ये बड़ी डिस्कशन की ज़रूरत है। इसी के जो रिसर्च शो कर रही है वो ये कि इसकी वो मेडिसिन है जो आमतौर से डॉक्टर्स लिख के ही नहीं देते। आप किसी प्रिस्क्रिप्शन को उठा के देख लें, पड़ा हुआ होगा ट्राइग्लिसराइड दे रहे होंगे स्टैटिन, जबकि उनका एलडीएल नॉर्मल होगा। तो इसके लिए क्या किया? दरअसल इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो विटामिन B3 है। ये B3 है क्या? कि B3 जो है ये एक फॉर्म है निकोटीन की। वही बात मैं जो कह रहा था ना, वो निकोटीन को बुरा ना कहो, क्योंकि वो सिगरेट में है तो बुरा कह रहा हो, दरअसल वो किसी और वजह से आपके मामलात को ख़राब कर रहा है। ये निकोटिनिक एसिड जो है ये जब एमाइड फॉर्म में होता है, यानी ये एक होता वो निकोटिनिक ही है, लेकिन निकोटिनामाइड हो जाता है। ये B3 जो है ना, ये एक्चुअली ये B3 हो गया, निकोटिनिक एसिड हो गया, और नियासिन हो गया। ये सब हैं ये B3 को, यानी इनको भी आप यही कह सकते हैं, इसको भी यही कह सकते हैं, इसको भी यही कह सकते हैं। मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं इनकी, और क्योंकि अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। अगर आप देखें जाके मार्केट में मालूम करें, नियासिन में कहेंगे नहीं है, निकोटिनिक एसिड मिल रही है नहीं मिल रही, B3 आपको कॉम्बिनेशन में तो मिल रही है लेकिन अलग से नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ वालों ने रिकग्नाइज़ ही नहीं किया कि भाई इसका ट्राइग्लिसराइड का अगर मेडिसिन का तोड़ है तो वो है ही यही चीज़ है। और ये सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करती हैं ट्राइग्लिसराइड को, सिग्निफिकेंटली। तो इस तरफ आइए और अपने डॉक्टर्स की तवज्जो भी दिलाइए कि वो स्टैटिन के पीछे ना पड़ जाए। यहाँ जब ट्राइग्लिसराइड की बात हो रही है तो वो लाइफ स्टाइल की पहले बात करें, उनको बता देंगे बाबा ये प्रोसेस नहीं हो रहा, ये तो जो तुम खा रहा हो वो ही आ रहा है ब्लड के अंदर। तो लिहाजा लाइफ स्टाइल नंबर 1 वो मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। और दवाएं इसकी बिल्कुल डिफरेंट हैं, बहुत कम, रेयरली मैंने यहाँ पे किसी के प्रिस्क्रिप्शन पे देखा हो कि उसने ये लिख के दी हुई हो, वो स्टैटिन लिख के दे रहा हो 10 mg 20 mg 40 mg, वो उससे किधर ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल होगा भाई। तो ये एक बहुत ही
ज़रूरी चीज़ है कि जो समझने की है। और इसके अलावा फिश लिवर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल जिसको कह लें आप, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6, ये ओमेगा जो है ये बड़ी हद तक ट्राइग्लिसराइड को न्यूट्रलाइज करता है और कंट्रोल करता है, जो फ़िश में बहुत होता है। तो वो ओमेगा जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। लेकिन ये ओमेगा आपके एलडीएल के लिए भी अच्छा है, ये मैं आपको बताऊँ। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, इसको आप दूसरे और लाइपोप्रोटीन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से मैं ट्राइग्लिसराइड में डाल रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पर ये बेचारा यतीम हो गया, इसको डॉक्टर की समझ में नहीं आता कि दवाएं हैं क्या उसकी, तो लिहाजा उसकी मेडिसिन ये हैं। लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ लाइफ स्टाइल हेयर ट्राइग्लिसराइड में। तो ये एक बुनियादी चीज़ें हैं कि जो आप ज़रा सा समझ लीजिए। और मैंने आपको समझा दिया, कोलेस्ट्रॉल कोई चीज़ नहीं होती। प्योर कोलेस्ट्रॉल जो है, जो कि बॉडी के अंदर भी होता है और आपके ब्लड में जो टेस्ट होता है वो उसमें भी दिखा के आपको डरा रहे होते हैं खामखी के, और कोई उसका जो है वो इशू नहीं बनता। कॉम्प्लिकेशन पे क्या बात करें, मतलब ये कि कॉम्प्लिकेशंस तो सबको पता है कि हाँ क्या क्या नहीं होता। ठीक, जहाँ जहाँ रुकावट होगी वहाँ वहाँ वाइटल ऑर्गन डैमेज होगा, सही, फ्लो डैमेज होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो वो तमाम चीज़ें आपके लिए मसाइल बनाएंगी। तो क्या क्या नहीं हो सकता, स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट के अटैक्स हो जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और एक चीज़ है ट्राइग्लिसराइड के अंदर ख़ास तौर से बता दें, ये पैनक्रिएटाइटिस जो है ना, पैनक्रिएटाइटिस यानी लबलबे का इन्फ्लेम्ड हो जाना, सूज जाना, वरम आ जाना, ये देखने में आया कि ट्राइग्लिसराइड वाले केसेस में भी बहुत होता है, सिर्फ अल्कोहलिक में नहीं होता। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो समझने की है। अच्छा, ये तो हमने एक जनरली ओवरव्यू किया है, जो मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और चीज़ भी है, किसी का एलडीएल जो है वो बहुत बड़ा हुआ है, कम ही नहीं हो रहा है, 500 पे है, 600 पर है, 300 पर है, और कम नहीं होने का नाम ले रहा। तो उसके लिए एक, जैसे किडनीज़ के अंदर डायलिसिस होती है, बिल्कुल उसी तरह से जो है उसके अंदर भी ये कैथेटर लगा कर वो ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट करके उसमें से एक्सेसिव एलडीएल जो है वो निकाल लिया जाता है। और बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पाकिस्तान में भी, मुझे नहीं इल्म किसी सेंटर में हो रहा हो, लेकिन बाहर के ममालिक में तो ख़ासी जगहों पे होता है। और वो लोग होते हैं जो फैमिलियल ज़्यादा होते हैं ना, उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है और उनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट होता है, और वो दवा से भी कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि हमने जो इनहिबिटर्स बनाए भी हैं अगर, तो वो बहुत ही थोड़े से बनाए हैं। हम कंट्रोल करने के लिए अभी तक लिवर के लेवल के ऊपर सारे एंजाइम्स को कंट्रोल करने वाली दवाएं नहीं बना सके हैं। तो लिहाजा अगर उन दवाओं को इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसका बहुत हाई आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है वो एक जवान आदमी है और उसका इतना एलडीएल है, तो फिर वो एक तरह के वो डायलिसिस ही हो गया। वो डायलाइज़र तो नहीं लगता उसमें कि जो किडनी फेलियर में लगता है, लेकिन प्रोसेस का अंदाज़ वही है बिल्कुल। और वही हफ्ते में 1 बार या 2 बार जो है उसको मशीन पे लेटना पड़ता है और अपने एलडीएल जो है वो कम करवाने पड़ते हैं, और कोई तरीक़ा नहीं है उसको गुजारा करने का। तो यही मैं आपको ज़रा सा मुख्तसरन बताना था। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट किया करें, कमेंट से फ़ायदा ही होता है कि और लोगों को भी उसका आंसर समझने में आसानी होती है, और लोग हिम्मत पकड़ते हैं कि चलो जी पूछते हैं इनसे हम कुछ, और इनका भी थोड़ा बहुत इम्तिहान ले लें। बाकी रह गया, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इसको अपने अच्छे औकात में बैठ के गौर से देखें, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन जो वो दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।